पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये नहीं करेगा पोटेंशियल एनर्जी बेटा। क्या होना है? इनका एक क्वेश्चन है, सुन लीजिए बेटा। एक कार्ड इज यूज्ड टू वर्क ओवर ए कार्ड इज यूज्ड टू वर्क ओवर ए ब्लॉक ऑफ 5 cm by a distance of 50 cm with constant downward acceleration G by 4. So work by the card on the block is, ठीक, एक क्वेश्चन है इनका, सुन लीजिए बेटा पहले। मतलब कि कोई ब्लॉक है और ये कार्ड धागा है, रस्सी है, जो भी दे दो आप, ठीक। इसकी हेल्प से इसका मास आपको दिया गया है कितना, 5 kg, ठीक। इसको G/4 एक्सीलरेशन से क्या किया जा रहा है, नीचे की तरफ लाया जा रहा है। और जो डिस्टेंस है जो लाया गया इसको पकड़ के, कितना डिस्टेंस लाया गया बेटा नीचे, 150 सेंटीमीटर। मतलब मान लो यहाँ पे था, यहाँ से इसको इस कार्ड से लग से पकड़ के लटका के इसको 150 सेंटीमीटर, 150 यानी 1.5 मीटर डाउन लाया गया। तो इसके यहाँ तक लाने में बोलोगे इस कार्ड के द्वारा वर्क कितना करना पड़ेगा, कार्ड कितना वर्क करेगा, यहाँ से यहाँ तक इस ब्लॉक को यहाँ तक शिफ्ट करने में ये कार्ड कितना वर्क करेगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इसको लाया गया, ठीक। तो जो वर्क डन होगा, देखो अगर ये कार्ड से जोड़ा नहीं होगा तो जी एक्सीलरेशन से नीचे आता है, जी एक्सीलरेशन से क्या आता है, नीचे आता है। अभी कितने से आ रहा है, G/4 से आ रहा है। इसका मतलब ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, इसने कितना एक्सीलरेशन लगाया होगा तब जाके वैल्यू घटी। इसे G से आता और G/4 एक्सीलरेशन से आ रहा है, इसका मतलब 3G/4 क्या कर रहा है, उसने रोका ना। तो जो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन डेवलप्ड बाय कार्ड जो होगा, रिटार्डेशन डेवलप्ड बाय कार्ड, वो वैल्यू होगी G - G/4, ठीक। रिटार्डेशन डेवलप्ड बाय क्या, कार्ड, यहाँ टर्म कार्ड यूज कर रहे हैं बेटा। तो ये आएगा G माइनस कितना, G/4, मतलब 3G/4। सो फोर्स अप्लाइड बाय द कार्ड, सो force applied by card on block, ब्लॉक के कार्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा m इंटू ये जो G डैश आपने निकाला है, m G डैश से क्या हो जाएगा आपका बराबर होगा, ठीक। तो m की वैल्यू 5 है। अभी ऐसे ले लेते हैं, m G की वैल्यू है 3G/4, यानी 3mg/4 इतना फोर्स लग रहा है। इतना क्या लग रहा है आपको, उससे फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर से, 1.5 मीटर। W बराबर लिखते हैं हम F इंटू S। सो वर्क डन बाय कार्ड ऑन द ब्लॉक, ठीक। ये हो जाएगा बेटा W की वैल्यू जो आ जाएगी, ये F इंटू S के बराबर होगा। और F की वैल्यू है 3mg/4 इंटू S की वैल्यू 1.5 और कौन सा वैल्यू 3m की वैल्यू आपको 5 के जी का मान क्या ले लेना बेटा, इंटू 1.5, 4 से काट दो, कटेगा, ये 2.5 कर दो और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा बेटा उतना जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ रहा होगा उतना जूल आपको क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है।
चलिए आगे देखिए, हम लोग को पढ़ना था इसका है। पोटेंशियल एनर्जी देखो, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, जो सिस्टम को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक शिफ्ट करने के लिए वह करना पड़ता है, वही किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब इसको हम अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप पढ़ते बेटा क्या गैविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब गैविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है तो जो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, सपोज दैट आपने अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आपका लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो उसका मास इंटू जी इंटू क्या होता है, एच के बराबर होता है। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं गैविटेशनल, तो उसको डिनोट करते हैं बेटा mgh से। किससे करते हैं, mgh से। किसी स्प्रिंग सिस्टम के लिए जब हम लोग बात करते हैं, कोई स्प्रिंग है, अगर वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे है और उसको चाहे आप कंप्रेस करिए चाहे क्या करिए एक्सपेंड करिए, तो जब कंप्रेस करते हैं तब भी हमें वर्क करना पड़ता है, जब एक्सपेंड करेंगे तब भी वर्क करना पड़ता है। जैसे नॉर्मली मोशन ऑफ सिस्टम में होता है कि वन डायरेक्शन में आपको वर्क करना पड़ता है, तो सेकंड डायरेक्शन में आपका वर्क ऑब्टेन होता है। जैसे हम इसको फेंका, हमने वर्क किया, ऊपर गया और नीचे आया, तो उतना वर्क क्या होगा, ऑब्टेन होगा, ठीक। लेकिन स्प्रिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कंप्रेस करते हैं तो भी वर्क करना पड़ता है और एक्सपेंड करेंगे तो भी वर्क करना पड़ता है, मतलब बहुत डायरेक्शन में आपको वर्क करना पड़ता है। जैसे इसे हम यहाँ पे है, नीचे लाना तो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क ऑब्टेन होगा, केवल हम ऊपर ले जा रहे हैं तब वर्क बंद करना है, ठीक। तो जबकि स्प्रिंग का क्या होता है, जो ओरिजिनल लेंथ है उससे अगर आप कंप्रेस करोगे तो भी वर्क करना पड़ेगा, एक्सपेंड करेंगे तो भी वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत डायरेक्शन में आपका वर्क डन होता है। और जब स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम लोग वर्क डन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी क्या कहते हैं उसे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसके लिए फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक बार हम जरा पहले लिख दे रहे हैं। जैसे जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है किससे, mgh। एच है हाइट फ्रॉम द, कहाँ से, अर्थ लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एनर्जी अगर नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ को ही कंसीडर करते हैं। तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। यानी किसी को यूजी से दिखा देते हैं, mgh के बराबर हो गया, ठीक है। यूजी की वैल्यू जो हो गई वो किसके बराबर हो गया, mgh। दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी थोड़ा सा डिटेल हम लोग कर लेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं तो ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग क्या, स्प्रिंग का क्या हम फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कह देते हैं, और एक्स होता है उसकी लेंथ में चेंज। तो यहाँ पे यू ई की जो वैल्यू हो गई वो हाफ के एक्स स्क्वायर के क्या हो गया, बराबर हो गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये एलियस कर लेते हैं, ठीक। और तीसरा हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब दो चार्ज सिस्टम में आपका होता है। जैसे यहाँ पे हो गया, मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ है यहाँ तक था, इसको आपने एक्सपेंड किया, क्या किया, एक्सपेंड किया। इससे कितनी डिस्टेंस तक, यक्स डिस्टेंस तक। अगर मान लो आपने इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ था, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है यहाँ पे, यक्स हुआ, तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और जब हम लोग कहते हैं क्या, दो चार्ज सिस्टम के लिए कहते हैं, क्या चार्ज सिस्टम के लिए कहा जाता है, तो अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं एक दूसरे से कितने हैं, r डिस्टेंस पे आपका प्रेजेंट है, मान लो ये P1 है, दूसरा वेक्टर कितना है Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन अगर आपका कितना है r है, तो यहाँ पे इसे कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो उस केस में ये इसी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यू ई एल ई, ये इलेक्ट्रिकल की जो वैल्यू आपकी होगी वो कितना होता है बेटा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये इलेक्ट्रिकल है तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r। तो बेसिकली हम लोग ये डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी कर लेते हैं। एक हो गया ग्रेविटेशनल, दूसरा हो गया इलास्टिक, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिक, ठीक। अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, अगर चार्जेस गिवन जो है सेपरेशन r है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या ले लेते हैं हम लोग, r ले लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, उस सिस्टम को इनिशियल या मीन पोजीशन से
उस सेकंड पोजीशन तक शिफ्ट करने में जो वर्क डन होता है वही आपका स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे रखा था, ये या सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, इससे हमने इसको उठा के कहाँ पे पहुँचा दिया, इस पोजीशन पे पहुँचा दिया। ठीक, तो इस पोजीशन पे जब आप ले गए ना, यहाँ से यहाँ तक ले जाने वर्क डन किया, जो वर्क डन किया वही हमारे किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पे स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है और स्प्रिंग का मान लो हमने के लिया, ओरिजिनल लेंथ है, इसको हमने स्ट्रेच किया। अब चाहे स्ट्रेच करो चाहे कंप्रेस करो, अगर यह डिस्टेंस इसको आपने कंप्रेस से स्ट्रेच किया तो उसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क हमें करना पड़ेगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और यही हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे जब लेते हैं बोला कि हमारा ये इनिशियल चार्ज आपका क्यू है, ठीक है, सेकेंड चार्ज को इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक ले आने में, इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक ले आने में जो आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, वो हमारा स्टोर हो जाता है बेटा किसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये डिफरेंट कंडीशन में हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसके बेस पर आप दिखा देते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, तो ये कंडीशन होता है हमारा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा उसको आपको प्रेजेंट करेंगे। तो लिखिएगा पोटेंशियल, फॉर्मूला लिखिएगा तो लिखेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, potential energy of the body is the energy stored in the by virtue of their position, by virtue of their position, by virtue of their position, okay, concept of potential energy, the concept of potential energy exists only for conservative force, only for conservative force like gravitational force, electrical force, magnetic force, etc. Next here, potential energy cannot define corresponding to
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इक्विवेलेंट का पॉइंट बनता है बेटा, corresponding to non-conservative forces like frictional force. आगे लिखे नेक्स्ट लाइन से, the change in potential energy, the change in potential energy of a system corresponding to a conservative force corresponding to a conservative force, देखिए du इक्वल टू माइनस एफ इंटू ds, और यही बराबर बेटा माइनस dw के होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव साइन ऑफ द वर्क डन, ठीक, माइनस dw। अब अगर इसका आप लिमिट ले लो, मान लो u1 से लेके u2, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है u1 या u इनिशियल से लेके u फाइनल तक आपकी चेंजेस हो रही है, ठीक है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है s1 से लेके कहाँ तक आपका हो रहा है? s2 तक हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटीग्रेशन u इनिशियल टू u फाइनल इनटू du इक्वल टू माइनस f इंटीग्रेशन s1 टू s2 f इनटू कितना ds, ठीक। तो यही हम लिख सकते हैं बेटा u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल माइनस क्या हो गया आपका u इनिशियल इक्वल टू माइनस s1 टू s2 f इनटू कितना ds, या इसको भी रख लीजिए। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो f इनटू हो जाएगा कितना बेटा, इसका इंटीग्रेशन s होगा और लिमिट होगा s1 टू क्या, एक इससे समथिंग लेते हैं तो फिर इससे बढ़ा लीजिए जितना पता हो। इसका इंटीग्रेशन u आएगा और लिमिट हो जाएगा कहाँ से, u इनिशियल से लेके u फाइनल, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा s और लिमिट हो जाएगा कहाँ तक, s इनिशियल से लेके s फाइनल तक। इसको इनिशियल फाइनल के टर्म इसको भी लिख लेते हैं, s इनिशियल से लेके s कहाँ तक, फाइनल तक, ठीक, s आई से लेके s f तक, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा, अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू आएगा माइनस f बेटा s फाइनल माइनस कितना s इनिशियल हो जाएगा, ठीक। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू डाटा दिया है तो आप डायरेक्ट रखिएगा, अदरवाइज आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही क्या कर लेते हैं, हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो दिखा दीजिएगा, जो लिमिट इनिशियल और फाइनल होगा उसको रख के वहाँ पे उसकी बेस पे क्या कर लेते हैं, हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आती है, लेकिन ये तब अप्लीकेबल है बेटा जब हमारा फोर्स कैसा है आपका, कंजर्वेटिव, कैसा है, कंजर्वेटिव है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में फिर हम अप्लाई निकालते हैं। आगे लिखिए यार, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, किसी भी सिस्टम का इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, ठीक है, जीरो माना जाता है। इनफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसी भी सिस्टम की होती है, चाहे वो चार्ज सिस्टम हो चाहे जो भी है, वहाँ पे हम लोग जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो जीरो माना जाता है, ठीक। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट, देखिए टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पहला लिखना हम लोग ग्रेविटेशन लिखा है तो ग्रेविटेशन ही लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, this type of energy is associated, this type of energy is associated with
type of energy associated with the state of separation, associated with the state of separation, state of separation between the state of separation between object which attract one another by a gravitational force, किससे अट्रैक्ट करता बेटा? वन अनदर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स, विच अट्रैक्ट वन अनदर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो थोड़ा सा क्या कह रहे हो? वॉइस नहीं जाता। अच्छा, मारता है। एक तो ये भी एक्चुअली वायर्स के लिए बेटा जब तक लीड नहीं लगा रहता ना तब तक क्लियर वो आता नहीं है। अब या तो इसके लिए फिर लीड लाया जाए। अगर वायर्स की क्लियरिटी चाहिए तो जब तक लीड नहीं रहेगा तब तक वो क्लियर आता नहीं है। तो माइक लगाया गया, तो माइक लगाने पर पता लगता है बोर्ड की डिस्टेंस जो होती है वो भी काउंटेबल हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखिए क्या लिखिए बेटा? क्या आगे लिखिए आप। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा वो हम लोग किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो नीचे लिखिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is given by relation, नीचे लिखिएगा U इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh, U इक्वल टू mgh, where m क्या लेंगे बेटा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अर्थ का मास नहीं है बेटा, किसका मास है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और h क्या होता है? हाइट फ्रॉम द, कहाँ से ले रहे हैं? अर्थ से, हाइट फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में ही हम लोग काउंट कर रहे हैं हाइट फ्रॉम द अर्थ। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं। या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ डिफरेंस। जैसे अगर मान लिया ऐसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये डस्टर है। अगर इस डस्टर को बेटा हम ऐसे ले आए, देखो एक चीज समझिए थोड़ा सा। अगर आपको पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं है, तो अर्थ से, ये अर्थ नहीं है, हम लोग अर्थ पे नहीं है, ठीक है, अर्थ से इसकी जो हाइट है वो मास इंटू जी इंटू क्या, हाइट फ्रॉम द अर्थ। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर हमने कह दिया बेटा इस बर्थ से इसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो mg क्या लेंगे आप? इसकी हाइट लेंगे, इस कहाँ से? फर्स्ट से। और अगर ऐसे हम अपने कह लें हमारे फॉर्म के रिस्पेक्ट में इसकी क्या होगी, तो अब क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? अगर हमारे इस फॉर्म के यानी जो हाथ हथेली है इसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए इसका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करोगे? बताइए, इसकी प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी हमारे हाथ के रिस्पेक्ट में कुछ होगी या नहीं होगी? ये जो हथेली है, बाउंड है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगा कि नॉट 0? सोच के बताइए, 0 लेंगे या नॉट 0 लेंगे? क्या और लोग 0 कि नॉट 0? ये ऑप्शन है यार, 4 भी नहीं है, एक ही सेलेक्ट करना है। कितने से 0
कोई नहीं है। देखो बेटा, दो चीज़ें होती हैं, इसलिए जब हम लोग स्टडी करते हैं जनरली पार्टिकल सिस्टम के लिए स्टडी किया जाता है। जैसे MGS लेते हैं ना, तो वो पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोग बात करते हैं। अगर एक मेजरेबल साइज का ऑब्जेक्ट होता है, कैसा होता है, मेजरेबल साइज का ऑब्जेक्ट होता है, तो उस केस में जो हाइट मेजर की जाती है बेटा, वो उसके सेंटर ऑफ मास से मेजर की जाती है। कहाँ से मेजर की जाती है? सेंटर ऑफ मास। हिंदी पढ़ते बेटा द्रव्यमान केंद्र, इंग्लिश क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान केंद्र पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप सेंटर ऑफ मास से आपको क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं आप, ठीक है। इसके बेस पे सेंटर ऑफ मास के बेस पे आप मेजर करते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप सेंटर ऑफ मास से मेजर करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ थोड़ी है, सेंटर ऑफ मास की हाइट कुछ है ना, तो जो इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी g इंटू हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से वो डिस्टेंस आप काउंट करते हैं। और जब वही पार्टिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो चूंकि वेरी स्मॉल तक साइज होती है, तो वही हमारी हाइट जो होती है वही एक्चुअल हाइट हो जाती है। इसलिए जब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं तो काम कहाँ से लेते हैं, इसके सेंटर से लेके कहाँ तक की सेंटर ऑफ मास में पोजीशन में जो चेंजेस आ रही हैं वो लिया जाता है, ठीक है। वो हाइट आपकी होती है, उसे हम कंसीडर करते हैं GH, ठीक। तो आप जीरो इसे नहीं कहेंगे, इसका भी कुछ हाइट है, ऐसे कर लेंगे तो और वह बढ़ जाएगा। ऐसे क्या करेंगे, बट अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेंगे, इतने हाइट में लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, मास तो वही है लेकिन हाइट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। तो इसका कैसा अरेंज किया गया उस पर भी डिपेंड करता है हमारा सेंटर ऑफ मास के क्या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपको, अगर ये ऐसे रखा है, इसको टपल कर दिया, टपल करना मतलब पलट दिया गया, ऐसे कर दिया गया, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई या वही रह गई, चेंज हो गई। क्योंकि जब ऐसे आपने लिया था बेटा, सेंटर ऑफ मास की हाइट ये समथिंग यहाँ बीच में होगा, ये हाइट आपको मिल रही है। जब आपने टपल करके ऐसे कर दिया तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच गया ना। सीधे कह लो, अगर आपको किसी प्रोसेस में वर्क करना पड़ रहा है या वर्क अपडेट हो रहा है, तो ऑलवेज वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होगी। जैसे आप यहाँ बैठे हो, अब कूद जाओ जमीन पे, ठीक, तो उस केस में आपका क्या हुआ, वर्क ऑब्टेन हुआ, किया नहीं आपने, वर्क क्या हुआ, ऑब्टेन हुआ, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज। और नीचे से चल के यहाँ तक आए थे, देखो आते पे लोग हाथ में अपने रखते हैं, हाँ, तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, उनकी लगी ना, खर्च हुई, वर्क उन्होंने किया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक। तो अगर वर्क ऑब्टेन हो या वर्क क्या हो, ठीक है, सिस्टम पे आपने करना है, ठीक। वर्क दर द सिस्टम और वर्क बाय द सिस्टम, दोनों ही केसेस में अगर कुछ भी वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा क्या होगा, चेंज होगा ही होगा, ठीक है। जिसके बेस पर डिफाइन कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, ये वीडियो आपका अपलोड होता है, सुनाई में पड़ता है, सुनाई नहीं उस दिन सर सब गए तो कहे ये मैडम के सब डिजिटल बोर्ड में लग जाएगा, एक हफ्ते में सब हो जाएगा। चलिए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं कि अपने पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कैसे होगा, यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसा करिएगा, आप लोगों का जो अपने पास जिस पे आप वो करते हो, जो मोबाइल अपने पास रखते हो, ठीक है, उसमें कब अपडेट करवा दीजिए कि उसमें हम दे देंगे ID, उस पर वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, मैक्सिमम वीडियो अपलोड है, फर्स्ट पेपर का तो मैक्सिमम अपलोड है, ठीक। तो उसमें आप जो है उसमें एकदम क्लियर है, पिक्चर भी क्लियर है और वो भी क्लियर है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप देखना होगा तो आप देख लीजिएगा, तो ये हो गया कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इंडिविजुअली खाली वीडियो उसी के लिए अपलोड के लिए बनाया गया, तो वो एकदम क्लियर, वहाँ पे साउंड नहीं आता है, ठीक है। केवल उसी के लिए बनाया गया, तो वो एकदम वो भी क्लियरिटी है और प्लस साउंड की भी क्लियरिटी, कंप्लीट क्लियरिटी है। माइक आप उसमें बनाना है तो वो, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन होना नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम दिखा लेते हैं कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, ये रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। यूनिट क्या होगा आपको, यूनिट क्या होगा, जूल, ठीक है। यूनिट आपके लिए क्या रहेगा, जूल हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्वेश्चन पे हो जाए तो उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन कर दीजिए,
present at height, present at height 5 meter from your surface, if it is shifted to a height, if it is shifted to a height, if it is shifted to a height, it is shifted to a height 25 meter from your surface, then determine change in potential energy of the ब्लॉक ले आता है, क्या लिखा था ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होगा बेटा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज होगी वो चीज में डिटरमाइन करती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखिए आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ऊपर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जो फाइनल माइनस क्या करना पड़ेगा, इनिशियल करना पड़ेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कहेंगे बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे उसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू की जो वैल्यू होगा बेटा यू फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, यू इनिशियल हो जाएगा, और यू फाइनल की वैल्यू होगी mgh2 माइनस mg क्या h1, mg दोनों कॉमन हो गया, h2 माइनस कितना h1, m की वैल्यू कितने का रख दिया 500 ग्राम है तो 0.5 kg, g की वैल्यू 10, h2 की वैल्यू 25, और पहले कहाँ पे था, मतलब ऐसा नहीं कि पहले वो याद नहीं लगा था, पहले 5 मीटर हाइट लगा, वहाँ से शिफ्ट करके 25 मीटर हाइट पे आपने क्या किया, तो ये बचा हमारा क्या 10 का मल्टीप्लाई किया 5 तो यहाँ बचा 20 मल्टीप्लाई किया कितना 100 जूल। 75 को बोल रहा था बेटा आया था 20 सर एक बार 5 निकाला, एक बार 20 है, 20 लिए थे। अच्छा सेकंड ऑर्डर में 20 लिखा था, ठीक। तो 5 से 25 मीटर पे आपने शिफ्ट किया गया है, 20 पे नहीं, 20 रखे होंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर यही पूछा जाता वार्क की शिफ्टिंग का क्या, तो उस केस में वही हमारा वार्क के बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वार्क की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक। साइन आपका उल्टा हो जाता है, ठीक। तो हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा कौन सा कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा लिखिएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड लिखिएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिएगा दिस टाइप ऑफ एनर्जी, this type of energy is associated
associated with the state of compression are expansion of an elastic object like spring. Elastic object like spring. क्या हो गया स्प्रिंग। तो उस केस में क्या होता है, किसी स्प्रिंग को बेटा अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं या क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, दोनों ही केस में जो वर्क डन आपका हो, अगर हम डिफाइन करते हैं कैसे निकालने की जो फार्मूला आता है, इस तरह से हम डिटरमाइन कर देते हैं। जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो मान लो ये स्प्रिंग सिस्टम है, ओरिजिनल लेंथ आप मान लो यार है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के, ओरिजिनल लेंथ आपका यार है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है के। अगर इसको इस पोजीशन से आपने चाहे बेटा कंप्रेस करिए चाहे एक्सपेंड करिए, दोनों के लिए सिचुएशन हमारा वही बनेगा, दोनों के लिए क्या होगा सिचुएशन वही बनेगा। इस केस में अगर आपने इसको सपोज है कि x डिस्टेंस, इसके मीन पोजीशन से इसकी डिस्टेंस कितना है x, आपने यहाँ से क्या करें इलाकेट किया, तो जैसे इसको आप खींचेंगे ना, इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है बेटा, और जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो किधर होगा, अपोजिट। हम यहाँ बना लेते हैं, कलर करना है इसमें दिखा देते बेटा, ये रीस्टोरिंग फोर्स F की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए है और उसकी इलांगेशन F है, तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप ऑन द स्प्रिंग F = -kx। अपोजिट साइड ये शो करता है कि जिधर आपका चेंज होगा उसके लेंथ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा। जब हम खींचेंगे इसे पुल करेंगे तो इधर की तरफ होगा, जब कंप्रेस करोगे तो उधर की तरफ होगा। तो यहाँ पे अगर पूछा बोला जाए, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, अगर ब्लॉक के रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू निकालना हो बेटा, ब्लॉक पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ से डेवलप होगा, तो F की जो वैल्यू आएगी बेटा F = -k × क्या हो जाएगा x के बराबर होगा। F की जो वैल्यू होगी माइनस कितना हो जाएगा kx के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब अगेन अगर इस स्प्रिंग को dx डिस्टेंस हम लोग क्या कर दें, इंक्रीज कर दिया जाए, अगेन डिस्प्लेस किया जाए, तो उस केस में आपको जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, अगेन वेरी स्मॉल डिस्टेंस मान लो dx, कितना आपने एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से इसके इस पोजीशन से dx डिस्टेंस आप इसको और इलांगेट कर दिया, मान लिया आपने इसे dx डिस्टेंस और क्या कर लिया आपने इलांगेट कर दिया। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन अगेन स्ट्रेचिंग डिस्टेंस फ्रो dx, ये dx इसलिए लेते बेटा ना कि इस dx डिस्टेंस पे ये एज्यूम किया जाता है कि इस पे लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है कांस्टेंट है, क्योंकि x की वैल्यू बहुत स्मॉल लेते हैं तो ये कंसीडर होता नहीं है। याद रखिए जैसे जैसे इसकी लेंथ में चेंज करेंगे वैसे वैसे f की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और जब हम लोग w = f × x या f × dx लिखते हैं वो तभी तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक हमारे फोर्स की वैल्यू क्या है कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए स्मॉल डिस्टेंस dx लेते हैं, इस ड्यूरेशन में, मतलब इस जो डिस्टेंस आप क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा कवर करें, इसमें जो वर्क डन आपका होगा ना, उसमें जो लगने वाला फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग नियरली कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे फोर्स मान लेते हैं कि फोर्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कैसी है कांस्टेंट है, तो वर्क डन इन अगेन stretching the spring through distance
स्क्वायर बोलते हैं dx। तो ये होगा बेटा dw बराबर आएगा f इंटू कितना dx के बराबर हो जाएगा। और ये dw बराबर f की वैल्यू माइनस kx है, kx इंटू dx के बराबर हो गया। ठीक, तो w की जब वैल्यू करोगे तो w बराबर इंटीग्रेशन, मान लो x की वैल्यू x की वो x इनिशियल से लेके x कहाँ तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, फाइनल तक। x इनिशियल से लेके कहाँ तक, x फाइनल तक ले जा रहे हैं। तो माइनस kx इंटू कितना हो गया dx। ये हमारा कांस्टेंट फैक्टर है, इसे बाहर ले लेते हैं। ये कांस्टेंट फैक्टर इसे क्या कर लेंगे आप, बाहर ले लेंगे। तो w की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस के इंटीग्रेशन x इंटू dx, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2। सेम क्वांटिटी का जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर एक बेटा जुड़ जाता है और जो पावर आता है उसी से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर बाई कितना 2। लिमिट हमारा कहाँ से, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक हो गया। ठीक, या x1 से लेके x2 तक कर लीजिए, जो भी सिस्टम में आप करना चाहते हैं। ठीक, इस कंडीशन में w की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस के, अगर इनिशियल वैल्यू इसका ओरिजिनल लेंथ जो है ठीक ले लेते हैं, फाइनल वैल्यू हमारा x है। अगर हम यहीं पे लिख लें ये x इनिशियल इक्वल टू क्या ले लिया जाए 0 और x फाइनल की जो वैल्यू है वो कितना ले लिया जाए x ले लिया जाए। तो यहाँ पे जो रिलेशन हमारा आएगा बेटा w बराबर कितना आ जाएगा माइनस, देखो इसको रखेंगे x फाइनल की जगह पे x और इनिशियल की जगह पे 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ k इंटू क्या आ जाएगा x स्क्वायर। और सिंस u इक्वल टू माइनस क्या होता है आपका w होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा हाफ kx स्क्वायर के क्या ले लेते हैं हम लोग बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर x इनिशियल की वैल्यू 0 है और x फाइनल की वैल्यू x ले लिया तो कंडीशन हमारी ये बनी। और w बराबर इक्वल टू माइनस हाफ w होता है, पहले शुरू में ही निकाला तो माइनस माइनस प्लस ये की वैल्यू हमारी x स्क्वायर का क्या हो गया बराबर हो गया। मतलब किसी स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेस करते हैं तो जो उसको स्ट्रेस करने में वक्त करना पड़ता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। फिर हर मेन मतलब हमें किससे इस फार्मूले से। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। का कोशिश में भी कर यूनिट यहाँ भी जो नहीं रहेगा, यूनिट जो होगा वो क्या रहेगा आपका ऐसा यूनिट जो होगी वो जो नहीं रहेगी।
15 ग्राम ऐसे करो, एक कार ऑफ मास 1000 kg, a car of mass 1000 kg is moving with speed 18 kilometer per hour. A car of mass 1000 kg is moving with speed 18 kilometer per hour toward on a smooth horizontal road. Collide with a horizontally mounted spring having spring constant 6.25 into 10 to power 3 Newton per meter. 6.25 into 10 to power 3 Newton per meter. Then find maximum compression in the spring. स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा वो निकालना बेटा. देन फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. क्वेश्चन समझ गया या बताया? बोला गया बेटा एक कार है, ठीक, इसका मास 1000 kg है और ये 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. इधर से स्प्रिंग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली माउंटेड का मतलब इस तरह से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये जाएगा इसकी तरफ से. इसका वेलोसिटी आपको दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 1000 kg का ये क्या है, ब्लॉक है, ठीक. तो जब ये जाएगा इधर से टकराएगा तो इसमें कंप्रेशन होगा. क्या होगा? कंप्रेशन होगा. तो कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो निकालिए. निकालिए मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा वो हमें डिटरमाइन करना है. जल्दी करिए. मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आपको फाइंड करना था. टेबलेट चला दिया क्या मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर क्या बताएं आप कर रहे हैं. नहीं आएगी नहीं आया. चलो देखो भैया, अरे इतना ही करना है. हाँ कंजर्वेशन आप रेडी करवा दीजिए. ये चलेगा
जाके इससे टकराएगा। इसके पास कौन सी एनर्जी है, चल रहा है काइनेटिक, और इसके पास क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, तो बाहर से जब कुछ नहीं लग रहा है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल कंजर्व मतलब जितना काइनेटिक है उतना ही क्या होगा आपका पोटेंशियल। पहला जब एनर्जी बताया गया तो यही पहला फार्मूला बताया गया था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सबके बराबर होते हैं, और बाहर से कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। यही चल के यहाँ जाके टकरा रहा है, जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही कहाँ चला जाएगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन जब देखेंगे बेटा, ये आ जाएगा कितना, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो हाफ kx स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बराबर, ये हाफ हाफ कट जाएगा बेटा। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई बेटा mv स्क्वायर बाई कितना k, तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट mv स्क्वायर बाई k। बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देना है। 18 into 5 बाई क्या 18, ये कैंसिल होगा तो 5 मीटर क्या आ गया पर सेकंड। अब यहाँ डाटा पुट करो, x इक्वल टू m की वैल्यू आपको 1000 दिया है, b की वैल्यू 5 है, तो ठीक है, और अपार्ट में हो जाएगा ये k की वैल्यू आपने दी गई कितनी, k की वैल्यू कितना है बेटा 6.25 × 10⁻³ ये हो गया बेटा 6.25 × 10⁻³। इसको x बराबर हो जाएगा 1000 × 25 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 6250, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हमने पावर को हटा दिया, पावर को हटा दिया, पावर 3 था ना, तो 2 तो डेसिमल में चला गया, 0 बढ़ गया। आप क्या कर दो, यहाँ से काट दो बेटा 25 से, 25 से 50, 25 5 125, ये हो गया 250 हो गया। अब यहाँ से 0 कट गया, और 25 से डिवाइड करो तो 4 टाइम जाएगा, 4 का रूट लेंगे 2, तो x की वैल्यू आएगा कितना, मैक्सिमम जो कंप्रेशन स्प्रिंग में डेवलप होगा वो 2 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन जो होगा वो हमारा 2 मीटर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। करेंगे, इसी का एक आता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है, एक क्वेश्चन और जल्दी कर लीजिए, क्या भी बताया सो गई थी क्या बेटा तुम, एक बेंच और पीछे से शिफ्ट कर लो बेटा, एक बेंच और शिफ्ट करवा लो, मदद कर लो। देखो देखिए, ये प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड, ये प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड by 4 springs, by 4 springs, each having spring constant, each having spring constant 5 × 10⁵ Newton per meter, each having spring constant 5 × 10⁵ Newton per meter। देखिए, an object of mass 100 kg, an object of mass 100 kg is falling from height 200 meter, falling from height 200 meter, falling from height 200 meter। ठीक है, then calculate maximum compression developed in the springs,
मैक्सिमम कंप्रेशन डेवलप इन द स्प्रिंग। सर ये क्वेश्चन करवा मैक्सिमम कंप्रेशन डेवलप इन द स्प्रिंग, कितना मैक्सिमम कंप्रेशन डेवलप होगा कर लेंगे। चलिए तो कर लीजिएगा, ठीक। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे होगा। जैसे मान लो ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म ले लो, प्लेटफॉर्म मतलब चारपाई आप ले लो, आप ऊपर छत से कूद गए, जब कूदेंगे तो दबेगा ना, देखो आ गया कूदने, ठीक। तो कितना वो दबेगा, ठीक। तो उस कंडीशन में जो होता है कंप्रेशन स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना होगा वो चीज़ें पूछी गई, ठीक। चलो कर लेंगे, हो जाएगा बताएं। हाँ अब 4 है तो चारों रुकेगा ना, अब एक स्प्रिंग पे जब करोगे तो एक केवल सपोर्ट करेगा, 4 पे जब करेंगे तो चारों सपोर्ट करेगा, ठीक। चलिए कर दिए फिर आप कर